सेशन में उपस्थित होने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रजनीश कुमार सर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हमारे साथ मौजूद हैं आभा माहेश्वरी मैम, साइंटिस्ट ईटर इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर। इसके अलावा स्पोर्ट्स एरिया से हमारे साथ मौजूद हैं अनुज कुमार सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इनॉग्रल सेशन में, जो नेशनल साइंस गेमिंग कंपटीशन का सेकेंड वर्जन है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे कुछ बढ़ें, इस कंपटीशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यह कंपटीशन क्या है और इसे क्यों स्टार्ट किया गया था। इसके लिए मैं अपना स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, स्पेशली आर्यभट्ट साइंस क्लब रंका और ईटर इंडिया के तरफ से। और चूंकि आज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भी है, तो एक बार आप सभी से अपील होगा कि आप एनर्जी कंजर्वेशन पर अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और आज के ही इस कार्यक्रम में हम लोग हमारे जो डॉक्टर रजनीश कुमार सर हैं, उनका जो अभी तक का ज्ञान रहा है, काफ़ी अच्छा ज्ञान रहा है, उससे हम लोग लाभान्वित भी होंगे इस इवेंट में। तो इससे पहले कि ये जो सेकेंड वर्सन अभी हम लोग नेशनल साइंस गेमिंग कंपटीशन का देख रहे हैं, इसका जो स्टार्टिंग हुआ था पिछले साल अप्रैल में हुआ था, जब मैं इंडिया का जब सबसे पहला साइंस एग्जीबिशन हुआ था, जो मेगा साइंस एग्जीबिशन, जिसमें इंडिया का बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका एग्जीबिशन हुआ था। तो उसमें मुझे यह मौका मिला था ईटर के प्रोजेक्ट को समझने का। तो इसी में मैं ईटर का जो इवेंट था कोलकाता में, वहां पर जाने का मुझे मौका मिला था। तो वहीं पर मुझे ईटर का जो गेम है उसको सीखने का मौका मिला। और जैसे ये ऐसा इवेंट आया जब लॉकडाउन में सारे लोग घर पर पड़े हुए थे और कोई भी एजुकेशनल जो चीजें थी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, ऐसे में हम लोगों के लिए ऐसा जरूरी हो गया था, हम साइंस कम्युनिकेटर्स के लिए, कि किस तरह से हम साइंस को आम जनता तक पहुंचाएं। तो इसके लिए जब हम लोगों ने सबसे पहली बार ईटर इंडिया के डायरेक्टर सर को लिखा कि एक यूनिक प्लेटफॉर्म हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें प्लाज्मा का साइंस का गेम के थ्रू हम लोग अनुपालन करेंगे, गेम के थ्रू लोगों तक प्लाज्मा के साइंस को पहुंचाएंगे। इसी से शुरुआत हुआ फर्स्ट नेशनल साइंस गेमिंग कंपटीशन का, जिसमें ईटर इंडिया एक भागीदारी था। उसके अलावा विज्ञान प्रसार नेटवर्क, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काफी उनका इन्वॉल्वमेंट है इस इवेंट में। और खुशी की बात यह है कि हम लोग आज सेकेंड इसका वर्सन अभी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी निःशुल्क इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं और इसमें प्राइज भी रखा गया है। और जो मेजर इसका जो उद्देश्य है, लोगों तक प्लाज्मा के साइंस को पहुंचाना है और यह भी बताना है कि किस तरह से गेम के माध्यम से हम साइंस को काफी अच्छे से जान पाएंगे और किस तरह से गेम में भी साइंस का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इस चीज को भी हम लोग देख पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारे बीच आता है वो ये है कि ये कंपटीशन क्यों है। तो जैसा कि मैंने बताया, एनर्जी कंजर्वेशन के अवेयरनेस के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन का जो साइंस है उसे पॉपुलराइज करने के लिए और अवेयरनेस करने के लिए कि किस तरह से साइंस इंपॉर्टेंट है गेम एंड स्पोर्ट्स में। और इस बार का जो इवेंट है ईटर इंडिया और आर्यभट्ट साइंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले ऑपरेशन टोकामेक नाम का एक गेम होता है, जो आपको प्ले स्टोर पर मौजूद मिलेगा। उसे आपको डाउनलोड करना है, उसे खेलना है। उसके बाद जो स्कोर आता है उसको खेलते समय आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखनी है, क्योंकि हम लोग जो भी रिजल्ट निकालते हैं उसमें यह प्रॉपरली दिखाते हैं कि हमने किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं की है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं की है। इसीलिए हम लोग वीडियो भी आप सभी से मांगते हैं। खेलते हुए आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है और यहाँ पर एक फॉर्म आपको हमारे साइट पर मिल जाएगा, वहां पर जाके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होता है। जब आप सारे फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है डिजिटल इवेंट में, जिसमें हमारे जो स्पेशलिस्ट आए हुए हैं वो भी आपको मौजूद मिलेंगे। उसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें ई सर्टिफिकेट और विनर्स को प्राइज बाय पोस्ट भेज दिया जाता है।
अभी मैं आपको इसके वेबसाइट पर लेके जाता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। ये आपको आर्यभट्ट साइंस इन्फो, जो आर्यभट्ट विज्ञान क्लब का वेबसाइट है, उस पर आप अभी जा चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड फॉर नेशनल साइंस गेमिंग कंपटीशन, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस टाइप का वेबसाइट ओपन होते हुए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी जानकारी यहाँ पर मौजूद है, आपको मैंने बहुत सारी चीजें बता भी दी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी आप गेम खेलने वाले हैं उसको खेलने के बाद आप इसमें एंट्री अपना दे सकते हैं। इस तरह का एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। आपको किसी भी असुविधा की स्थिति के लिए हमने वीडियोज भी आपके लिए यहाँ पर डाल रखा है कि किस तरह से आपको गेम खेलना है, किस तरह से कंपटीशन में भाग लेना है, ईटर क्या है, किस तरह से रिकॉर्डिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मौजूद होगी। तो आज के लिए ये जो कंपटीशन का बेसिक जो फंडा है मे भी आपको पता चल गया होगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे बीच मौजूद अनुज कुमार सर के पास, जो आपको बताएंगे कि साइंस गेम में किस तरह से इम्पोर्टेंट है और गेम में साइंस किस तरह से इम्पोर्टेंट है, कि किस तरह से हम साइंस को गेम के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। यही इस इवेंट का मेन मोटिव है। तो उसके बारे में अनुज सर बताएंगे हमें। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग है मैम। गुड सॉरी 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 सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सर आपका माइक ऑफ है। यस सर। अब आया? आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर, इट्स यस सर। हाँ, तो मैं पहले अपने और उसके बारे में बता दे रहा हूँ। मैं फिजिकल एजुकेशन से हूँ। मैं बीपीएड और एमपीएड किया हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और यहीं पे एक कॉलेज है ब्लाइंड ब्लाइंड फेडरेशन करके, जो गवर्नमेंटेड की तरफ से है। ठीक है। तो वहाँ मतलब आप ब्लाइंड बच्चे ही पढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक एनजीओ चलती है, तो उसका मैं एक मैनेजर हूँ वहाँ पे। तो फुटबॉल करके उसका नाम है उत्तर प्रदेश ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन, उसका मैं ही करवा है। अब मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि अब यहाँ पे टॉपिक आ गया है कि जो गेम और विज्ञान, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक क्यों हैं। बच्चों को चोट लगती है, ठीक है, तो बच्चों को चोट लगती है खेलते समय, तो उसको ये तो होता है ना कि चोट लगी है। तब अब वहां पे विज्ञान का जो यूजेस है, मेडिसिन लगाना है, या उसको क्या टूटा है या क्या फूटा है। ठीक है। बच्चों में छोटी छोटी इंजरियां हो जाती खेलते समय, कहीं एंकल मुड़ जाता है, या बच्चे आपस में दोनों लड़ गए तो कहीं माथा फोड़ लेते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, मगर इन सब चीजों के ज्ञान कहाँ पे क्या हुआ है बच्चों में, क्या नहीं हुआ है, ठीक, कौन सी बोन्स है वो फ्रैक्चर हुई है नहीं हुई है, कौन सा एंकल मुड़ा हुआ है क्या हुआ है, तो ये सब चीजें तो हमें ज्ञान विज्ञान से ही मिलता है। ठीक है। तो विज्ञान, अब विज्ञान का महत्व तो ये सब साइंस पढ़ते हैं हम लोग, और ये सब मेडिकल में ही आता है। तो विज्ञान का एक महत्वपूर्ण तो वो भी अंग है। ठीक। दूसरा ये होता है कि आजकल आप देख रहे होंगे चाइना और जापान में, वहां पे जो प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं ओलंपिक में, तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे विज्ञान के थ्रू उनकी पहले ही बचपन से ही टेक्निक जान लेते हैं कि कौन सा बच्चा किस टेक्निक में ज्यादा जाएगा, कि भाला फेंक में जाएगा कि गोला फेंक में जाएगा, कैसे जाएगा। ठीक। तो उसके थ्रू यहाँ पे, मगर अभी इंडिया में ये सब इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मगर चाइना देखें, जापान देखें, और कंट्रीज में देखें, तो वहाँ ये सब पॉसिबल है। तो इसके मतलब है कि गेम्स में अगर यहाँ का बच्चा रुचि है कि हम फुटबॉल खेलेंगे और उसको जबरदस्ती क्रिकेट खेलो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है। और यही अगर हम बाहर कंट्रीज में देखते हैं, अगर वो बचपन से उसका रुचि है कि नहीं फुटबॉल खेलेगा या क्रिकेट में जाएगा, तो वहाँ विज्ञान के थ्रू कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ उनकी फिजिकल फिटनेस के बारे में देखा जाता है कि बच्चा किधर उसका रोचक है और किधर वो अच्छा कर पाएगा। ये दोनों चीजें होती ये सब चीजें आती हैं विज्ञान के अंतर्गत में। इसका बायोग्राफ बिल्कुल टेस्ट होते हैं
छोटे छोटे से, कि छोटे बच्चों के लिए अलग से हैं, जो जूनियर इंटर कॉलेज के बच्चे हैं उनके अलग से टेस्ट रखे गए हैं। तो उसके थ्रू, विज्ञान के थ्रू में सब रखा गया हुआ है कि अगर बच्चा 5 मिनट में इतने किक मारता है तो ये मतलब ऐसा है, एवरेज है। अगर इससे ज्यादा किक कर लेता है तो बढ़िया है, अगर इससे कम कर पाता है तो यहाँ से हटा के किसी दूसरे उसमें चले जाओ। और हर बच्चों में अपनी अपनी क्वालिटी होती है, कि कोई फुटबॉल में अच्छा होता है, कोई कबड्डी में अच्छा होता है, किसी में। तो ये सब चीजें तो हम विज्ञान के थ्रू बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक भी हैं। ठीक है। और जैसे कि है कि इसमें अब ब्लाइंडर्स के बारे में आते हैं। ठीक, ब्लाइंडर्स में सभी लोगों ने अभी चल रहे थे गेम्स, देखा भी होगा। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने जितने ब्लाइंडर्स जा रहे थे बच्चे, ठीक है, ओलंपिक में अभी खेलने के लिए, पैरा ओलंपिक में, सारे के सारे का स्वागत भी किया था। और काफी लोग तो मेडल लेकर भी आए हैं। तो ये सब चीजें तो पॉसिबल हमारे साइंस के थ्रू हो पाती हैं। और साइंस और गेम्स, ये दोनों, अगर ये कह दे कि साइंस के बिना गेम नहीं है या गेम के बिना साइंस नहीं है, तो एक दूसरे के लिए तो फिर यही होगा कि नहीं, गेम है तो साइंस है। क्योंकि गेम है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को चोट लगनी ही लगनी है, ठीक, कभी ना कभी। और अगर लगनी है तो फिर साइंस की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं बहुत आभार करूंगा कि मुझे इस चैनल पे या इस संस्था ने मुझे, आपने बुलाया और इतना रखने के लिए मुझे कीमती समय दिया। Sorry, ठीक है sir, सर। I was left, sir, then I joined before 5 minutes. ओके, एनी क्वेश्चंस? Sir, I didn't. Actually, no question actually. Now we have thank you very much sir, अनुज सर। हमारे बीच मौजूद हैं आभा मैम, जो साइंटिस्ट ये हैं ईटर इंडिया से। मैम, आप ईटर इंडिया की तरफ से आप रखिए आपका विचार कि आपको ये गेम कंपटीशन है, आपका इस पर क्या विचार है। आभा मैम। Thank you very much. Am I audible? यस मैम। Alok ji? Okay. Okay. So thank you very much for inviting, and very good evening to everyone. So as we are talking about energy and energy conservation, we all know that alternate sources of energy are the need of hour due to the continuous increasing demand of energy by ever increasing population and the reduction in the fossil fuels so around the world. So apart from it, there is a need to reduce the carbon footprint as well to enable our future generation to enjoy the breathing clean air as their surrounding. So in addition to the solar, wind and the nuclear fission energies, which are clean energy, as an alternate to fossil fuels, nuclear fusion also offers one such green and clean and inexhaustible source of energy. These fusion reactions are common in sun and stars, and the fuel as deuterium and tritium, with seawater being the source of inexhaustible this deuterium reserve. So, in addition to having this unlimited fuel, the most important advantage in fact is the nuclear fusion reaction. It is controlled and it eliminates the substantial risk of the radiations. So the effort of simulating sun on earth to enable the goal of nuclear fusion, it can be carried out in different ways, in which the donut shaped tokamak is the most popular one, and that we are also adapting. Tokamak was invented by Russians in 1960s, and since then it remained the workhorse of several companies in the several institutions, organizations and companies in the world which are working on the plasma physics. Tokamak is basically a toroidal chamber with the magnetic coils. And as you all know, that plasma is the fourth state of matter. It consists of the ions and electrons. In tokamak, the plasma is confined using the magnetic field. Over the years, JET in UK and Princeton is US in US demonstrated the possibility of laboratory grade fusion on smaller machines, and it led us to the extensive research
to produce, understand, and control the plasma over a long time scale. In order to make it economically viable, it is important to have the plasma, the fusion which has output 10 times more than the input power. For the first time, this effort is being made. It is ongoing with a machine called ITER, uh, which I am working with. ITER is International Thermonuclear Experimental Reactor. So, in which it is being integrated, it is being manufactured in the Cadarache, which is there in the southern France, and this is the first experimental effort to demonstrate the possibility of achieving fusion with output 5 to 10 times more than the input power. It will lay the base of future nuclear fusion reactors coupled to the power plants to produce the commercial grade electricity. ITER is the collaborative effort of 7 countries, and apart from India, there are China, US, Europe, South Korea, Japan, and China, which are continuously making the effort to make it possible. India has joined this project in late 2005, and since then it is contributing substantially in terms of manufacturing and supplying the various components which will be integrated and make the ITER machine possible in Cadarache. So, apart from this, it enables us to understand the whole technology, the whole concept of the nuclear fusion, building a machine, and everything. And it enables us to learn everything about that by contributing a small. And along with it, it also gives an opportunity to Indian industries to upgrade themselves and compete on the international platforms with the worldwide famous industries, and it provides the opportunities of employment, and it contributes in economic growth as well. So in order to be continuously progressing with the world and keep up the pace, it is extremely necessary that in coming years the substantial efforts are to be made to train the young minds to keep India's flag flying high on an international platform. And I take this opportunity to congratulate the organizers of this program who are putting the substantial efforts towards attracting the young minds, as learning through fun is the best way of learning. And with this game competition, you are making it true. I'm sure that in future also these participants will keep up the good work and do the desire to popularize the plasma and the related programs to attract the kids at school, college, and universities, and enable them to become the successful scientists and engineers. So thank you very much for giving me this opportunity to share my thoughts on energy and the importance of plasma. And I wish you a very good luck in organization of this program. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच आभा मैम, आपके इस विशेष के लिए, इस कंपटीशन के लिए। स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से सीखा कि किस तरह से हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूजन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पर और कोयले पर, इससे हम लोगों को काफ़ी निजात मिलेगी। और इसी के बारे में आपका जो विशेष है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा इस कंपटीशन में, वो भाग लेकर न्यूक्लियर फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है उसे सीखेंगे, और इससे डेफिनेटली उनके मन में यह विचार जगेगा कि हम किस तरह से क्या इनोवेशन कर सकते हैं, क्या टेक्निकल काम कर सकते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन को और आसान कर सकता है। और इसी के साथ हमारे बीच बहुत बड़े excuse me Alok ji, there is one Yes. more thing I forgot to tell. If Yeah. somebody is having any question now or sometime later, you can share your questions. You can share on the mail also. We will try our best to respond you regarding this. Yes ma'am, we will share email with the participants. Yes, thank you so much. So हमारे बीच मौजूद हैं रजनीश कुमार सर, जो बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं इस एरिया में, प्लाज्मा साइंस में, और काफ़ी उनका जो आशीर्वाद कहें या मोटिवेशन कहें कि वो हमारे बीच मौजूद हैं, अपना कीमती समय हम लोगों के बीच मौजूद होने के लिए।
मैं उनका एक लिटिल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। वो बीएचयू से एमएससी किए हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, पीएचडी इन्होंने किया है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च से, जो इस इवेंट को देख रहा है, और हमारी आभा मैम भी वहीं पर साइंटिस्ट ही हैं। पीएचडी आईपीआर से, पोस्ट डॉक फेलोशिप इन्होंने किया है लेप्लेस यूनिवर्सिटी फ्रांस से, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का काम किया इन्होंने आईआईटी कानपुर में, फिर से प्रोजेक्ट पोस्ट डॉक किया है मस्डर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूएई से, असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर में, एसोसिएट प्रोफेसर हैं अभी प्रेजेंट में बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन्होंने 4 बुक लिखा है प्लाज्मा साइंस पर, प्लाज्मा साइंस और सोसाइटी के ये मेंबर हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंसेज और ऐसे टॉक्स में काफ़ी इनका भागीदारी रहता है लोगों को प्लाज्मा साइंस के बारे में जागरूक करने के लिए। क्योंकि ऐसा हमारे देश में देखा गया है कि कभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर एनर्जी की बात आती है, जिसे देश डिपेंडेंट जो है सिंपल फॉसिल फ्यूल पर या कोयले वगैरह पर, जिससे हम लोग को निजात मिल सकती है, लेकिन बहुत सारे जो डर हैं उसकी वजह से आम आदमी इसके लिए जागरूक नहीं हो पाता है। तो ये सारे काम सर लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो उनका जो टॉक है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वेलकम रजनीश सर, आपका स्वागत है इस टॉक के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आलोक जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एम आई ऑडिबल? मैं आप सबको सुनाई दे रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका, आर्यभट्ट साइंस क्लब और ईटर इंडिया के सहयोग से जो आप काम कर रहे हैं, पॉपुलराइजेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस। आई रियली from the bottom of my heart, I sincerely thanks to all of you, and I welcome to Ms. Ava Maheshwari from ITER India, and Mr. Anuj Kumar Mangekar from Uttar Pradesh Blind Football Federation, Lucknow. So today I would like to talk about nuclear fusion, an alternative source of energy. So just I will explain more detail what Ms. Ava has told as in summary, how does it work? And first of all, a few things I would like to say. The theme of this program is so interesting. It is science by game and science in game. What an interesting topic that Alok is having in their club. अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो साइंस बाय गेम, बचपन में हम लोग सीखते थे ना, आओ करके सीखें, एक बुक हुआ करती थी। सो द थीम इज दैट कि खेल खेल में आप साइंस को कैसे सीख सकते हैं। आप अपने चारों तरफ अपनी सराउंडिंग्स में देखेंगे तो साइंस इज एवरीवेयर। जब आप छोटे छोटे से कोई भी गेम खेलते हैं, साइंस इज देयर। व्हाट काइंड ऑफ साइंस इट इज doesn't matter, it may be mechanics or optics or whatever is that. So science by game, you can learn the science through by the game, and science in game. Science in game is very important factor. जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी आप नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीता है, अगर आप देख रहे होंगे उनके वीडियोस को, तो भाला किस एंगल पर फेंकना है और भाला को मोमेंटम देने के लिए आपको अपनी बॉडी को कितना बेंड करना है पीछे की ओर, सो दैट यू कैन गिव द मोमेंटम टू योर दिस भाला, सो दैट इट कैन गो। ओके, तो कोई भी गेम आप ले लीजिए, इट इज ट्रिकी, लाइक लॉन्ग जंप आप ले लेते हैं, तो आप कहाँ पर जंप करके अपने आप को पुशअप करते हैं, अबॉर्ड करते हैं, और कितना उसको मोमेंटम देते हैं अपनी बॉडी को, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने कैसे जंप किया है। So this is very interesting that I would like to, this is not my expertise of that, so Alok is doing very fantastic job, and I think it is very innovative in India that he is talking about science in games, and this is really a new thing, and I will be always to promote this kind of activities. So now I come to the point, this is my talk, nuclear fission. So okay, with the permission of Alok, I would like to share my presentation. No sir, it is my request. No permission. Okay, so
My PPT is visible for you? Yes, sir, it is. Okay. So during my presentation, I wish of you today is National Energy Conservation Day. So here I would like to show you something about the energy sources and consumption. If you see this, the chart, first one, the chart of the India, because we can talk in the world level, but here I would like to show you the India. In that chart, you can see what kind of energy we are utilizing and what kind of percentage of that. Okay, like coal is 27%. We are using maximum the coal for using the energy. My talk, this whole talk is very basic, and it is made for basically students like graduate students or postgraduate students who can understand nuclear fusion and why it is important. So maximum part we are using with the coal and oil and natural gases. Very little part we are using nuclear energy and hydrocarbon and renewable energy also. Yeah, in that plot, in this graph you can see. So energy we can divide in two parts: non-renewable energy and renewable energy. Non-renewable energy like petroleum, hydrocarbons, natural gas, coal, and nuclear energy. But in nuclear energy, this is the matter of debate that it should be in non-renewable or renewable energy. Like nuclear fission is non-renewable, but while nuclear fusion is renewable. But fusion is not. But fusion is still under investigation and under research. So we cannot put it that. That's why nuclear energy is still is counted in non-renewable energy sources. And renewable energy sources, solar energy, geothermal, wind, biomass, and hydrocarbons. Right now, whole world or our India is imposing or trying to impose maximum use of renewable energy. I was in Middle East. Middle East is rich in the oil. They have too much petroleum, even though they are trying to use their solar energy and wind, which is quite enough in Middle East, like UAE and Saudi Arabia and these countries. So, as per the consumption, still we need more energy. What is the possible source of that? See, we have just a limited source of petroleum, limited source of coal. Even we have the limited source of fusion energy, the source of fusion energy. Okay. So I would like to tell about the nuclear energy. It includes nuclear fission and nuclear fusion. So here I would like to show you thus the atom structure. This is the atomic structure. You know, we have a nucleus, and the electrons are moving around this nucleus. So the energy what we want that come from the nucleus. So we can say this is the nuclear energy. Basically, the source of nuclear energy is it comes through the Einstein's principle, delta E is equal to delta m dot C square. The mass defects, where mass changes into the energy and energy changes into the mass. So once this nucleus breaks in two parts, or when the two nuclei combines to each other, that makes fission and fusion. This is very easy to understand. Okay. So let us come to the point. Just I would like to give a just a picture that what we call the fission. So what happened in the fission? Fission happened generally in the heavy particles. Here, heavy particles are unstable nucleus because the ratio of neutrons and protons are greater than 1. So this is unstable nucleus. So when a neutron, energetic neutron, strike with the unstable nucleus, suppose it is 235 uranium. When it strikes into that, so the energy
of this neutron is captured by this uranium-235, and it breaks down into smaller than the parent one, two small elements, krypton and beryllium. With that fission, we have a lot of energy, and of course the neutrons. So again, that neutron strike with the heavy nucleus, and we get the energy. The problem with that, this nuclear fission is totally uncontrolled. Like in this picture, you can see this is a uncontrolled chain reactions. So here you can see this reaction starts with the uranium to 236, and it goes up to the cesium, rubium, kryptonium, emberium. So that process will go on up to we have the stable nuclei where we don't have too much radioactive effects. So through this okay, so this is the simple mechanism of the nuclear fission. How do we get the energy from the nuclear fission? So what happened? This our in India, the most famous scientist Homi Mahamir Jha Bhava, he established BARC for getting the energy in 1950, for getting the energy through this process. Okay, and they established the BARC, and not only in the BRC, in the whole world, people were established the nuclear plants for getting the energy and for getting the electricity and this all. So this is a simple schematic picture. How do we get the energy from this fission? So what happens? This uranium is divided in two parts. We again get the particles and heat. That heat starts. That heat helps to moving the turbines, and with the motion of the turbine, electricity generates. We all know that that whatever the source we use the water, hydroelectricity, we use air, whatever you need a source, that source can provide the heat or power to move the turbine, so that turbine can generate the electricity. So we can have this thing. So with the heat we use this thing. Okay, this is the simple picture to understand how nuclear fission work. That's why after that you can see in whole world the number of fission plants or number of nuclear plants established in the India. You can see from this my picture. This is from Rawarbhata to Kalpakkam, and many places in Madhya Pradesh, in Gujarat, even in every state we have the plant in Tarapur. This is the, but what happened, there are two things. What happened, many of countries were misusing this kind of approach. They were making the atom bombs. The physics is technology is quite similar to make a nuclear plant and a atomic bomb kind of things. That's why nuclear deal starts, and people were very much worried even after 1945, the Second World War, when atom bomb was dropped down in Japan. So there was people were very serious about this nuclear plants. Okay, and second issue was that what happened, all the nuclear energy through this heavy radioactive substances. So the real problem what we are facing right now, it is what can we do with the nuclear waste. Okay, we do this, right? We use this nuclear sources for energy, but the waste, that waste cannot be treated.
So what kind of waste are there? Low level waste, high level waste, intermediate waste. It can be justified through the reactor type: gas cooled reactor, woolen water reactors, okay, industrial utility, others applications. Region wise, like in North America, Europe, Asia, South America, they have different kind of the waste. So what can we do with the radioactive waste? So that radioactive waste are very dangerous, and they cannot be disposed like a municipality waste and plastic waste and needle waste. So what will we do with this radioactive waste? The second challenge what we have, so generally what we do, we again uh, drop down this all the waste underground the earth, and again that waste after years and years come as in the radioactive substances, and we can again utilize that thing. We cannot throw this waste in society in any place of that. This is the second issue what we have. Due to that, these two issues, and third issue come in the security issues. What happened? Many places in the world, it was found that there were a leakage, and there were demolition of these nuclear plants, the blast in nuclear plants. Chernobyl in Russia, there is a example that if something happened in nuclear plant, then the radioactive radiations will spread out all the surrounding of the societies. So this is very dangerous. So these three issues what scientists and we are facing to establish nuclear reactors based on the fission technology. So to overcome this kind of things, people start thinking, we let us do something different from the fission, and it is the fusion technology. So, what is the fusion? What is the nuclear fusion? In nuclear fusion, you can see the isotopes of the hydrogen. We can take like deuterium, tritium, kind of two isotopes. When they merge to each other, they fuse. They fuse to each other, then huge energy emits. It is in terms of MeV, sometime tens of MeV energy we get through this fusion and simple hydrogen or helium with the energetic neutrons. So we can use this huge energy of million electron volt as well as high energetic neutrons. So that was the concept of nuclear fusion. But you can see the nuclear fusion is so safe. We do not have any radioactive substance, so we can get energy very safely. The concept came basically in 1950 from the sun corona. If you know well, the sun corona is made by the plasma, okay? Or you can say the whole universe or our all the solar system is due to the heat or energy is coming from the sun. We are also getting only the 2% of the sunlight from the sun or the energy. So the huge energy is coming from the sun due to these fusion reactions which are going on the corona of the sun or on the sun. Here you can see some pictures. What happening there? There is a fusion, okay, and solar flares come out from that, and that solar flares is having so much energy that they can come up to the this from Mercury, Venus, Earth, and after that Mars, then Jupiter, Saturn. So all places you can find out the sun flare from that. So this was the concept. Why not use this technique on the earth? Can we make a sun on the earth? This was the concept came in 1950s, and people start working on theoretical models on that. And we found that, okay, if we can, yeah, and people found that yes, we can do it on the earth
we can make it and experimentally a sun on the earth. So a few days back you have hearing the news from the China that China has made a sun on the earth. So you imagine that if we are capable to make a sun on the earth, if we do that thing, so we will have huge energy. Okay, we all the shortage of electricity will be compensated. So let us have a try to make a sun on the earth. So before I jump, how can we make a sun on the earth? We would like to tell something about the plasmas. Otherwise, you cannot understand that that physics or technology of it. I am talking about plasma because sun corona is made by the plasma, and what is going on there? It is the plasma state. And I would like to tell you, 99.9% plasma is available in our whole universe. Like, what is the plasma? We call it, this is the fourth state of matter. Three, you know, solid, liquid, and gas. So when you do the ionization of gas or solid, this is called the plasma, where we have electrons, ions, and neutrals. We can say it is the plasma. In my second slide, you can see number, density, and temperature, how beautiful it is that you can find the plasma in solar corona, where we have the temperature of 5000 degree Kelvin, and we have the plasma ultra cold neutral plasma, ultra cold, which have the millikelvin temperatures. This is the cooled plasmas. Even plasma you can see in the fluorescent tube at your home. You can put the plasma TV. You have seen this thing. So this is a fantastic property of the one of the property of the material that it can be utilized. That's why for your knowledge, I would like to tell you that right now plasma physicists are working in three great areas. That astrophysical plasma or space plasma. As I told, the whole universe is made by the plasma. So astroplasma physicists are working on the galaxies and this all, and how the black holes, white dwarfs, and this all, how they made, because plasma is there. Industrial plasma technology, if you do that, so the coming technology, the modern technology, what is coming, this is called industrial plasma technology. Plasma, we are using plasma everywhere. In my another talk, sometime I can explain you. And fusion plasma technology. So what I am going to talk about, the fusion plasma technology, what the scientists and people are trying to do that. In this picture you can see we are trying to get the electricity from the sun. Okay, and so that plasma is naturally available, and plasma can be made in the laboratory. How can we make the plasma? We just use the electric field. So when you use the electric field, gas will be ionized. When gas ionized in electron, ions, and neutrals, electrons gets the energy from the electric field, and they have the collision, and plasma will form. Now our task is to get high and high density plasmas. So we use the high power sources, like we use RF, we use microwave, and finally for metals we use the laser. When we shoot the laser also having the electromagnetic waves, and that wave energy imposes on the metal, and hot electrons comes out from that. This is called laser produced plasmas, microwave produced plasmas, RF plasma. So we do this kind of experiments in laboratories. On that point, we have different types of plasmas, like low and high pressure plasmas, where gas pressure is low and high. We have atmospheric pressure plasmas. We can make plasma at the atmospheric pressure. Thermal plasmas, cold plasmas, means hot plasmas and cold plasmas. Non-thermal cold plasma. Magnetized plasmas, unmagnetized plasmas. Okay, so magnetized plasmas. So with the help of this all research, in 1960s and above that, people were thinking to make a plasma, such kind of plasma which can be sustained for a long time, to get the
condition like on the sun, and they find why not make a torus kind of device. Torus kind of device. Okay, in this picture you can see this is a torus device where we form the plasma with the help of ohmic heating. Just ohmic heating means just we initiate the voltage and we have few electrons. That electrons will move, and with the collision we have the plasma in whole vessel. And this machine is called tokamak. Tokamak is the word came from the Russia. Okay, and the Russian language torus is called like the tokamak. Okay, now we have the plasma in this torus machine, but the challenge for us, like in the condition of sun, we have automatically have very high temperature and very high magnetic field. So plasma is confined for a long time there. This is a necessity to get the energy. Okay, but how can we do it here? What is the meaning of plasma confinement? Plasma confinement means the plasma state, how long you can sustain this state. Because as soon as you do the ionization, electron recombine with the ions again. Like you do the ionization, electron recombine the ions. So how can you make the separation between electrons and ions? So this is, we can use number of techniques, but magnetic field is one of the good technique. What is the problem when you use the magnetic field? So when you use the magnetic field, and you know little bit at 10+2 level, when a charged particle moves in the magnetic field, it start the gyration of that, and Larmor motion starts. So the Larmor radius of electron is very small, and ions are Larmor radius is very bigger. So electrons and ions are separated, they cannot mix each other. So this is the first thing we do with the help of magnetic field. And next thing, how can we derive this uh, derive ions and electrons in this tokamak? So we use the antennas, we use ICRH, we use ECRH, electron cyclotron resonance heating, and ion cyclotron resonance heating. So we give this RF or microwaves to derive the electrons and ions. We call them current driven in the tokamak. So when that current driven for long time, like 1000 seconds and more than that, we can say yes, the plasma is sustained for a long time, and it is capable to give us the similar situation as sun for short time. So here also you can see one of the example. This is the inside of jet tokamak in UK. And for this concept, what I told, the tokamak building starts right from whole across the world, in Preston in USA, in Jet in UK, and China, Japan, and all countries were start working on this tokamak business to get the energy. This is what I am talking about in 1970s and that. So this is the inside picture of tokamak of the jet. You can see the how, even though you can see clearly the tokamak in plasma dynamics is not very clear, and you cannot say what really going on inside the tokamak, even though we have antennas, we have fields to control the charge particles. So so India, so Preston, mm, this physical research laboratory Ahmedabad, a group started working on this plasma physics. And 1986, under the leading of Professor P.K. Kao, they thought, why not build up a tokamak in India? So that you can see this name is Aditya. It was built up at a small laboratory, and it was named as Institute for Plasma Research. Before this Aditya, actually there were a very small tokamak was established in SINP, Saha Institute of Nuclear Physics. They have very small tokamak for just understanding of the plasma. But the bigger tokamak is established in IPR in 1986,
and where IPR established, and they start working on that things. Okay, in as time goes up, and the Indian physicists learn a lot from Aditya, and in the beginning of 2000, they launch a new project. This is called SST-1, Steady State Tokamak 1, 2, and that they were planning for 7 SSTs in India to get the 1,000 seconds plasma. And I believe that IPR is still working on this machine, and they are trying to get the energy of it. What happened? And now I jump, after talking about the contribution of India in the fusion technology. I would like to about this talk about the ITER. What happened basically? The concept of ITER started from this 1972. Again, from the Russian scientists, they gave very good idea. Why not we sit together, all the countries who are working on the fusion, and make uh, a single device where we can make the a huge, because it is very expensive. So the countries were agree, not agree. There were a political issues and many of academic issues. So initially, China, European Union, Japan, Korea, Russia, and US, they were agree in beginning of 1995 that okay, we will do this thing. Just on paper, the site was not confirmed, and this all. So they were having the meetings and this all. India was not having the courage to involve in that, but after our experience with the SST-1 and Tokamak, they propose that okay, we can also a part of ITER with our expertise as well as the financial support. Actually, they need almost 1,000 crores per annum, like that you have to pay, because you have to contribute as per your expertise and as per your money. So the full name of ITER is International Thermonuclear Experimental Reactor. Basically, it was also the experimental reactor, and concept was that all the scientists and engineer will learn technology from the ITER, and they will back their country, and they will build own reactor in the country for the real purpose of energy and electricity. It was the purpose of that. So after all, in 2005, I remember that time I was in Europe, and I got the news. It was September, and I am very clear it is 13 or 12 September 2005, when finally India signed. It was happened in Belgium, and finally India signed the document with other countries, and India was the seventh partner of that. I think Brazil was also trying for that. So India associated as a seventh partner of it. Now, after the history of ITER, I would like to see, you can see the dimension of the system. Here you can see this is a person, a tall man, and you can see the dimension of ITER, how bigger it is. And after 2005, I think the problem with the where this ITER will be situated, three countries were in competition: US, China, and European Union. So finally it decided, and everyone agree, okay, we have to establish in Cadrec in the south France. It is near to sea. So the heavy machines and this can be come there. Now, what is the job of ITER? You can see here. So what happened? All country have taken their job. What can we do? Like if you see this India flag in cryostate, India has taken the responsibility of cryostate, and so this US has some responsibility, and as per their expertise and funding, they give the job of them. I think India was also trying for ECRH, ICRH for heatings and this all, and for vacuum systems also.
Okay, so this is the concept of ITER. This is called magnetically confined plasmas. If I am not missing anything, I have told many things about these ITER systems. So again, if ITER is prepared, so what will happen? We have a reactor, and okay, I would like to tell you one thing. In that time, so with the leadership of IPR, many of research institutes, including BARC, we have made a group, and later on that group was a body that is called ITER India. That whole group and body where this Miss Ava Maheshwari belongs to, that group is sincerely working for ITER, and they are getting the expertise from ITER. From that expertise, they will build our own reactor. This is called demo. It is it is in Gujarat, as if I am correct. They have land, and I think they have started working on that also. So if they have this reactor, and this reactor will be again used to get the energy and to rotate this turbine, and we can get the energy and clean energy, free energy. There is no radioactivity and no harm, nothing at all. We had unlimited hydrogen and this all, so we can run it very easily. But still we have some engineering issues to make it, to accomplish it. So first, I have talked about the magnetically confined plasma for fusion purpose, but parallelly, one group is working for inertially confined plasma. What is inertially confined plasma? Like in magnetically confined plasma, people are using the magnetic field to confine the plasma. Okay, so but in inertial confinement plasma, we can use the lasers. So the number of lasers, like in this picture, you can see the we have the palette, or we have the source, this deuterium source, and we have number of lasers on that surrounding. With the help of lasers, high power laser, we shoot on that palette, and the fusion is possible. But it is also having some issues. So people are using number of geometries like stellarators, where it is not torus, it is some curvy shape. Okay, and same thing we can do with this kind of reactors, and we can generate the energy. So I have talked a history of fusion, ITER, Tokamak, Aditya, SST1, what India is doing, and so I would like to tell you that at the end, you can see that within coming years, the nuclear fusion will only be alternative we will have with us to get the huge energy. Because if right now, if you can see other renewable natural sources like wind, sun, and this all, after the effort of many years, we are just able to do very few percentage of it. But there are challenge for engineers to do it. I hope that the physics and this all has been established too much, but engineering task is still that we are hoping at 2050 we will get the energy from this reactor, and I think the first sort of this in 2036 or 35, what ITER people are planning. Okay, so thank you very much. Thank you all the audiences to listen me carefully. On that point, I would like to say thank you very much to all of you. Hello. So power cut is here. तो इसके थ्रू मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो इस तरह की सिचुएशंस हमारे साथ नहीं आएंगी। सर ने काफी एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ हमें ध्यान देना है। सर ने काफी अच्छे से बताया आपको कि न्यूक्लियर से किस तरह से हम लोग एनर्जी ले सकते हैं, फ्यूजन के थ्रू और फिजन के थ्रू।
हम लोग प्रेजेंट में न्यूक्लियर फिजन के थ्रू एनर्जी ले रहे हैं, जिससे हम लोग को थोड़ा वेस्टेज का प्रॉब्लम है और पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, जिसे हम लोग रिजोल्व करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन की ओर ध्यान दे रहे हैं। अगर यह पॉसिबल होता है तो हमें क्लीन एनर्जी मिलेगी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी, और जो अभी पावर कट मेरे साथ हुआ वैसा आई डोंट थिंक कि किसी के साथ होगा, और काफी कम कॉस्ट पर हमें ये एनर्जी मिलेगी। तो ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है काफी मुश्किल है। इसमें लगभग 7 कंट्री ऐसे आपको दिख रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। आपने अभी देखा कि एक छोटा सा आदमी इस प्रोजेक्ट के सामने कितना छोटा लगता है, सर ने आपको दिखाया। और इतने बड़े प्रोजेक्ट में हमारी आभा मैम काम करती हैं, उनका जो इंटेलेक्चुअल है या जो भी चीजें वहां पर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसलिए ITER इंडिया के जो भी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, उनको हमारे सभी लोगों की तरफ से तहे दिल से सलाम कि आप ऐसे काम कर रहे हैं और आपकी वजह से पूरे विश्व को क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी। सर ने आपको जो भी दिखाया टोकामैक, उसी के बेस पर एक गेम है जिसका हमने जिक्र किया मैंने स्टार्टिंग में, ऑपरेशन टोकामैक। जो चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं सेम टू सेम उसमें है। तो आपको क्या करना है, जैसे सर ने आपको बोला कि प्लाज्मा को कन्फाइन किया जाता है, तो गेम में भी इसी तरह का ऑप्शन है, प्लाज्मा को कन्फाइन करके किस तरह से ज्यादा एनर्जी जनरेट करना है। तो इसी चीज को देखते हुए आपको ये जो गेम है आपको खेलनी है, और ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाकर आपको इस कंपटीशन में अपना एंट्री देना है। जो अच्छे बेस्ट स्कोरर्स होंगे उन्हें हम लोग रिजल्ट अनाउंस करेंगे, और उसी के बेसिस पर उन्हें प्राइज भी मिलेगा। और अभी मैं चाह रहा हूं कि आभा मैम आप हैं? हाँ लोग जी बोलिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग इनॉग्रेशन करते हैं, तो मैंने लिंक आपको दे रखा है चैट बॉक्स में, आप स्क्रीन शेयर करते हुए उस लिंक को ओपन कीजिए और इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट करते हैं कंपटीशन को। आपके 2 लिंक हैं। जी मैम। आपने 2 लिंक भेजे हैं, आप कौन से लिंक की बात कर रहे हैं? तो आप गूगल फॉर्म वाला ओपन कर सकते हैं, डॉट। ओके, हाँ यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने के बाद मैम। अच्छा मैम, और काफी अच्छा लगा सर और मैम, बिना किसी कॉस्ट के आप सभी के बीच आए। इतना बड़ा जो साइंस है। आलोक जी मैं चाहूंगा जो पार्टिसिपेंट्स हैं जी, they might having some questions, and Madam Ava is here, I am is here, so for their curiosity, for the audience's students, if they want to ask like a future career in fusion and possibilities in research and this all, so we have to give them a chance. डेफिनेटली सर, या प्लीज। Yeah. So give them a chance, then they have to say their voice. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिए, बारी बारी से आपको चांसेस दिए जाएंगे। I think there is no question. दिव्य राज है। Good evening, sir. So I am Good evening. Divya Raj, a student of MGM Higher Secondary School in class 7th. So my question is, you told about 2 processes. One is nuclear fission and one is nuclear fusion. So we know that nuclear fission is in use for producing energy, and nuclear fusion is still under investigation. So my question is that, so what are the various roadblocks which the scientists often face during the investigation? So like Okay. what are the problems in Okay. Yes. producing this energy? Okay. See, I told that nuclear fusion is
under investigation. My this sentence is true. Investigation on the Earth for experimental point of view, right? Nuclear fusion is going on stars, on corona sun corona, and many of that you can see that. Okay, now what are the challenges? The challenges, as I told, the challenges is uh, that we want to make the conditions as on the sun. Okay, high temperature in this all. So the first problem, what I feel, long time confinement. Long time confinement, steady confinement, as I told, that to sustain the plasma for a long time. The first problem. The second problem, how to control uh, the confinement means again how to control the diffusion of the plasmas in the tokamak. Okay, and that diffusion has so high energetic particles. This is called the first world problems. Next is the problem with the materials. We have to design, we have to find out the materials which can capable to handle such high temperatures and high energetic particles. Even we will have the high energetic neutrons. It is also one of the challenge we have to take the energy from that. So these are the challenges. What challenges everywhere, that even in current drives we have challenges to make them properly, even though people are using very high power antennas, ICRH and ECRH. Thank you, sir. Hello. Hello. Yes. Am I audible? Yes. Yes. Yeah. Sir, I want to add something to this. An example in ITER, Divya Raj, what you have asked at the challenges. So one of the challenges is, as sir has said, that material is a very big problem. I will give you an example. When the high energy neutron flux emerge out from plasma and they have 14 MeV energy, mega electron volt. So it is very important to guard the plasma and to guard the coils, basically the superconducting coils, with such a material जहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्टर्ब नहीं हो, आपका प्लाज्मा भी इरप्ट नहीं हो. तो एक इसी तरह का मटेरियल हम जब एक वेसल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैक्यूम वेसल जिसमें प्लाज्मा कन्फाइंड रहता है, तो उसके अंदर हमको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो वो न्यूट्रॉन्स को स्टॉप कर सके, ताकि बाहर जो मैग्नेटिक कॉइल्स हैं वो डैमेज ना हो. तो इसके लिए स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर स्पेशली ईटर के लिए बनवाया गया है, जिसमें उस स्टेनलेस स्टील में थोड़ा सा बोरॉन ऐड किया गया, क्योंकि बोरॉन हैज अ प्रॉपर्टी, इट हैज वेरी हाई न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन. तो जो भी न्यूट्रॉन्स आते हैं, स्ट्रे न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो उसको स्टॉप कर देता है और वो जो एनर्जी है न्यूट्रॉन्स की वो कॉइल्स तक नहीं जाती. और ये इंडिया ने किया है, ये काम जो था ये इंडिया के पास था, ये हमने करवाया है. और हमने इस तरह के बोरेटेड स्टील से ब्लॉक्स बनाकर हमने ईटर को सप्लाई किए हैं. ये हमने ईटर को भेजे हैं, जो कि वैक्यूम वेसल की वॉल के बीच में इंसर्ट किए जाएंगे. So this is one of the example that how material is a challenge and how it has been overcome. So I just wanted to add this thing. Thank you, sir, and thank you, ma'am, for clearing my doubt. Thank you. तो अभी सर क्या करते हैं कि आपके द्वारा भी अभी इनोग्रेशन, आप लिंक के थ्रू सर आप स्क्रीन शेयर करके आप भी इनोग्रेशन करें सर. रंजीत सर, लिंक कहाँ पर भेजा है सर? चैट में. के चैट में लिंक है आपका. आलोक जी, लिंक जो ओपन हुआ है उसमें क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है? नहीं मैम, नहीं, बस ऐसे ही ओपन कर देना था बस. ओके, इट इज देयर.
Okay, so hopefully you can see this link I have opened. Okay. Yes, sir. So successfully we have inaugurated this second National Science Gaming Competition. और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजनीश सर और आभा मैम और अनुज सर। और काफ़ी हम लोगों को अभी ज़रूरत है कि किस तरह से जो न्यूक्लियर फ्यूजन का साइंस है आम भाषा में, हालांकि सर ने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को पहुंचाया है। हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि किस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन के साइंस को आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और बेस्ट विशेष हमेशा रहेगा ईटर इंडिया के साथ, ईटर के साथ, कि ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो सक्सेसफुल हो और हमारे आने वाले पीढ़ी को क्लीन और ग्रीन एनर्जी हम लोगों को मिले। और काफ़ी अच्छा लगा कि सर और मैम आप लोग यहाँ मौजूद हुए और सारे स्टूडेंट्स आप लोगों ने कुछ ने क्वेश्चन भी पूछे। अभी एक और स्टूडेंट थी जिनको पूछना था, अनुष्का, आर यू हियर? ओके, तो Hello, Anu. यस Hello. यस मैम। Sir, can you send a link again? Yes, we will. You are from MGM. Yes, sir, I am from MGM. Okay, I will share the link in your group also, and you can directly search on Google Second National Science Gaming Competition. Okay, sir. Thank you, sir. जा। तो इस तरह से काफी अच्छा लगा और थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट और डॉक्टर रजनीश कुमार सर, आभा मैम और अनुज सर। और इसी के साथ अब इवेंट को सर एंड करना चाहिए मैम और सर, या Yes, आप sure, लोगों को sure. क्या? It's okay. Thank you very so much. much. Thank you. Thank you all of you. लेफ्ट कर रहे हैं।